साफ संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आज रविवार है, आज कार्यक्रम को शॉर्ट रखेंगे। लेकिन मुख्य खबरों में हम आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की आज एक अहम बैठक थी। अध्यक्ष का चुनाव होना था क्योंकि विकास सराफ का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो क्या हुआ उसमें, ज़रूर इसके विषय पे अब बात करेंगे। और 2 दिनों से जो लेटर वायरल हो रहा था दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति को लेकर, रंजन मांस का, दोस्तों उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों समाचार आपको मुख्य रूप से आज बताएं तो सीमा मिश्रा, जो कि राजस्थान की कोकिला कही जाती है, एक प्रकार से राजस्थान की लता भी उसको कहा जाता है, वो भादरा में पहुंची थी दोस्तों। सिकरोड़ी गांव के होटल अजयगढ़ प्लेस में एक फिल्म, मारवाड़ी फिल्म की शूटिंग करने के लिए, उसका एक गाना शूट करने के लिए वो होटल अजयगढ़ प्लेस पहुंची थी। और आज दिन भर उनका व्यस्त कार्यक्रम था। उसके बीच भी सीमा मिश्रा ने हमें भी समय दिया और दोस्तों विशेष कर हम उनसे जो उनके कैरियर से संबंधित बातें की। और इस खास बातचीत को आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और हमारे फेसबुक चैनल पर भी, बहुत खास। और इसके जो सवाल जवाब थे वो बड़े आपको पसंद आएंगे, रोचक सवाल जवाब थे और उतने ही शानदार जवाब सीमा मिश्रा ने दिए। तो कुल मिला के होटल अजयगढ़ प्लेस में एक गाने की शूटिंग के सिलसिले में वो आई हुई थी। और दोस्तों इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों हम नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की खबर से। आज 2 वर्ष पूरा हो चला है दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष विकास सराफ को पिछला कार्यकाल संभाले हुए। तो आज क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि आज जो बैठक हुई वो हंगामेदार थी, क्योंकि कुछ एक मेंबर ऐसे भी थे जो अध्यक्ष बनने की उनकी चर्चाएं थी। वो स्वयं भी बोलकर कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष बनने का इच्छुक हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसे मेंबरों की नहीं चली। और जो संस्था में लगभग 40 के करीब सदस्य हैं, फाउंडेशन मेंबर है दोस्तों, उन्हीं में से ये डिसीज़न लेना था। और उन सब ने सर्वसम्मति से जो डिसीज़न लिया वो सर्वसहमति तो यही बनी कि विकास सराफ का शानदार कार्यकाल है, उनको एक मौका और देकर उनको पुनः अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाए। और दोस्तों सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष बना भी दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं विकास सराफ को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए हम साफ संदेश भारत की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और इससे पहले दोस्तों मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ 2012 से 2015 तक इस संस्था का सबसे दोस्तों निम्नतम कार्यकाल था और इसका समय जो था वो सबसे खराब कार्यकाल था दोस्तों। उस समय संस्था में नौबत आ गई थी ताला लगने की, चंदा देना बंद कर दिया था दोस्तों दानदाताओं ने, क्योंकि यहाँ संस्था में एक अंतर्द्वंद फैला हुआ था। और दोस्तों आपसी एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा और कूटता संस्था के मैनेजमेंट में भी दिखाई दे रही थी। उसके बाद में कुछ नए मेंबर बनाए और संस्था की बागडोर संभालने वाला कोई आगे नहीं आ रहा था दोस्तों। संस्था की बैठक हुई और उस बैठक में संस्था की बागडोर संभालने को तैयार नहीं था कोई। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तब तक संस्था ताला लगने की नौबत में थी। ऐसे में प्रदीप चचान को दोस्तों तैयार किया गया और प्रदीप चचान इस संस्था के अध्यक्ष बने। एकदम गरत में समा चुकी संस्था को संभाला प्रदीप चचान ने। और दोस्तों एक समय ऐसा आया प्रदीप चचान के कार्यकाल में 8 डॉक्टरों की टीम इस संस्था में उन्होंने इकट्ठी कर दी थी। उसके बावजूद भी ओपीडी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि संस्था का नाम छवि काफ़ी खराब हो चुकी थी लोगों के बीच में। उसके बाद में धीरे धीरे संस्था का एक जो विश्वास था लोगों के बीच, उसको बहाल किया गया। और संस्था अपने जो सेवाभावी कार्य थे उसके थ्रू एक बार फिर पुनः संस्था लोगों के बीच में जो है विश्वास बहाल करने लगी थी। और धीरे धीरे अपना कार्यकाल पूरा करते करते
दोस्तों जद्दोजहद में ही प्रदीप चचान का कार्यकाल बीत गया और 50 लाख की जो एफडी थी संस्था की, वो एफडी भी स्वा हो चुकी थी, व्यवस्थाओं में लग चुकी थी। उस समय स्टाफ का किराया भाड़ा तक, दोस्तों सैलरी तक देने की जो एक मुश्किल घड़ी थी, उससे पार पाया था प्रदीप चचान ने। तो उनका कार्यकाल हम खराब कतई नहीं मान सकते। मुश्किल दौर में जब कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा था उस समय कार्यकाल संभाला था। उसके बाद में प्रदीप चचान कुछ पटरी पर ले आए थे संस्था को। उसके बाद में फिर 2 साल के बाद में बैठक हुई संस्था की 2017 में। उस समय नए मेंबर भी जोड़ दिए गए थे संस्था को पटरी पर लाने के लिए, और नया मेंबर जोड़ा था जिन लोगों को, उन्हीं के बीच से अध्यक्ष बना दोस्तों सर्वसम्मति से। और वो सर्वसहमति बनी थी राजेंद्र गोयल एडवोकेट में, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल भी शानदार रहा दोस्तों। उन्होंने जो विवाद चल रहा था वर्षों से दुकानों को लेकर, संस्था की दर्जन से अधिक दुकानें थी, उस विवाद को शांत किया और शानदार तरीके से संस्था का मैनेजमेंट संभाला। बेशक बहुत सी त्रुटियां रही उस दौरान भी, लेकिन संस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाई। और कुल मिला के संस्था की जो व्यवस्था थी वो सरपट पटरी पर दौड़ने लगी थी। ओपीडी डॉक्टरों के चैम्बर के आगे दिखाई देने लगी थी, भीड़ बीमार लोगों की यहाँ दिखाई देने लगी थी। एक विश्वास था वो बहाल होने लगा था। उसके बाद में फिर 2 साल का समय बीता, फिर एक बार संस्था की बैठक हुई, और वो बैठक हुई थी दोस्तों 2019 में। और 2019 में जब बैठक हुई थी तो सर्वसहमति से दयानंद खोखेवाला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ दयानंद खोखेवाला के भी शानदार कार्यकाल रहा दोस्तों। उन्होंने भरसक प्रयास किए। कोविड-19 का दौर था दोस्तों, कोरोना काल था, और उस मुश्किल घड़ी में शानदार व्यवस्थाएं यहाँ दयानंद खोखेवाला के नेतृत्व में थी। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा पर्दे के पीछे रहकर भूमिका भी निभाने में, क्योंकि अध्यक्ष का नाम ज़्यादा होता है दोस्तों यहाँ, और जो अध्यक्ष बनता है उसका शेष कार्यकारिणी कभी भी समर्थन नहीं करती, सहयोग नहीं करती। उनको अपने बलबूते पर चंदा लाना पड़ता है, सहयोग लाना पड़ता है। ये एक बड़ी मुश्किल परिस्थितियाँ है संस्था में, और ये अब तक होता आ रहा था। प्रदीप चचान ने भी मुश्किल परिस्थितियों में चार्ज संभाला, और राजेंद्र गोयल ने भी उसी मुश्किल परिस्थितियों में चार्ज संभाला। दयानंद खोखेवाला भी शानदार व्यवस्था आ चुकी थी उस समय, चार्ज संभाला और शानदार ही छोड़कर वो गए। तो ये मुश्किल घड़ी थी, लेकिन विकास सराफ, जगदीश गर्ग आदि कई ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दयानंद खोखेवाला का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया। दयानंद खोखेवाला का शानदार कार्यकाल रहा, कुछ नए निर्माण भी हुए। उसके बाद में 2021 में दोस्तों फिर से संस्था की बैठक हुई, और इस बार अध्यक्ष फिर बदला गया विकास सराफ को, जो कि दोस्तों लाला सत्यनारायण सराफ के पौत्र हैं। राजकिशन सराफ परिवार, जिनके पिताजी जो है वो दोस्तों खूबराम जी सराफ, विकास सराफ के चाचा जी है, माफ़ कीजिएगा ताऊ जी है, राजकिशन सराफ। तो ये परिवार समाजसेवी परिवार, क्रांतिकारी परिवार भादरा का, सत्यनारायण सराफ की मैं दोस्तों बेहतरीन शख्सियत रहे हैं सत्यनारायण सराफ। उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इतिहास के पन्नों में एक प्रकार से भादरा के स्वर्णीय अक्षरों में उनका नाम है। और उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई स्वतंत्रता संग्राम में, वो दोस्तों हर उस स्वतंत्रता सेनानियों से भी मिले थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो। और यहाँ राजस्थान में जब गंगा सिंह का शासन था और अंतिम शासन था, उस समय भी उन्होंने शानदार भूमिका, जब उनका निधन हुआ उससे पहले शानदार भूमिका सत्यनारायण सराफ ने निभाई थी। उनके पौत्र विकास सराफ ने संभाली संस्था की बागडोर, और दोस्तों शानदार तरीके से उन्होंने भी संचालित किया। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ यही थी कि अध्यक्ष का शेष कार्यकारिणी, शेष मेंबर जो है वो
खुलकर सहयोग नहीं करते हैं, उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। वो कहाँ से चंदा लाएंगे, कहाँ से दान लाएंगे, इस संस्था की व्यवस्था को चलाएंगे। 2-4 लोग ही संस्था को जो है आगे तक लेकर जाते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं। और यही हुआ, शानदार व्यवस्था की, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचितों से, पारिवारिक जनों से और गणमान्य जनों से, जो कि प्रवासी भादरावासी है, उनसे सफल रहे चंदा चिट्ठा लाने के लिए। और जो 50 लाख की एफडी कभी ख़त्म हुई थी, वो फिर से तैयार करने वाले भी विकास सराफ है संस्था के खाते में। और शानदार व्यवस्था, जीर्णोद्धार भी किया, एक बेहतरीन पार्क का डेवलपमेंट भी किया गया, जीर्णोद्धार भी किया गया। और डॉक्टरों की शानदार टीम भी इन्हीं के कार्यकाल में बेहतरीन सेवाएं दे रही है। और अब फिर 2 साल पूरा होने पर 2023 को फिर एक बैठक हुई और आज फिर विकास सराफ को पुनः अध्यक्ष बना दिया गया। तो 2 बार अध्यक्ष मेरे हिसाब से यहाँ गोविंद सराफ रहे थे या फिर विकास सराफ रहे हैं। तो अब संस्था में जो विवाद था एक प्रकार से पुनः उस पर लगाम लग चुकी है। 2 दिन पहले रंजन मानस, जो कि व्यापार मंडल के, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा संस्था पर सवाल या निशान उठाए गए थे कुछ जांचों पर, जो कि संस्था ने भी अपनी स्थिति क्लियर की है। वो फिगर गलत थे उनके, 1-2 फिगर को छोड़कर। ओपीडी 100 रुपये एकदम ठीक, उनकी बात सही थी। रंजन मानस की संस्था है, संस्था में अगर किसी निजी अस्पताल की तरह 100 रुपये ओपीडी फीस होगी तो फिर संस्था का महत्व क्या रहेगा। इस पर संस्था को पुनः विचार भी करना चाहिए। और ओपीडी जो पहले 20 थी, उसके बाद में 50 की गई, तो 20 या 50 के बीच में निर्धारित करना चाहिए ओपीडी को। तो कुल मिला के ये उनकी बहुत शानदार बात रही रंजन मानस की। लेकिन रंजन मानस ने किस मानसिकता के वशीभूत होकर वो गलत रेट दिए थे। उन्होंने तो हमें भी बताया कि वो मैनेजर से मिले थे, उनसे पूछा था। तो यहाँ मैनेजर भी कहीं ना कहीं चूक कर गए होंगे। लेकिन हमने संस्था अध्यक्ष से जब रेट मांगे तो सीबीएसई के रेट जो है, सीबीसी के जांच के, वो 150 है, जबकि 170 रंजन मानस द्वारा बताए जा रहे थे। और आरबीएस के जो जांच के जो रेट है वो 30 रुपये और बार भी 30 रुपये ही है। एलएफटी के जो जांच के रेट है वो 300 रुपये है। और आरएफटी के जो रेट है वो 150 रुपये, यहाँ 350 बताए थे रंजन मानस ने। तो कुल मिला के विटामिन बी के 1100 रुपये है, जो दिल्ली से जांच करवाते हैं। और विटामिन डी के संस्था में अगर करें तो मात्र 500 रुपये जाँच के हैं, अगर दिल्ली से कराए तो वो 1200 रुपये उसके बैठते हैं। तो कुल मिला के T3, T4, TSH जांच की बात हो तो 350 रुपये दिल्ली से होती है ये भी जांच। तो ये जांच के रेट है दोस्तों संस्था के। लेकिन कुछ बातें रंजन मानस की हमें बढ़िया लगी कि यहाँ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है और समय समय पर संस्था है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन या सुधार होने की आवश्यकता भी है। और 100 रुपये ओपीडी के यहाँ विचार करने वाली बात है दोस्तों संस्था के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर। तो गणेशपुरावास में दोस्तों हनुमान मंदिर में लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कथावाचक करुणानंद जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो हमारे पास खबरें आ रही है दोस्तों। कुंजी गांव में वार्ड 1 को 5 कई वार्ड और भी है जहां 1 महीने से पेयजल की भारी किल्लत है। 1,000 रुपये में टैंकर डलवाने के लिए मजबूर है ग्रामीण जन। तो पेयजल की भारी किल्लत गांव में हो रही है दोस्तों। अब टेम्परेचर भी धीरे धीरे जो वर्षा का मौसम है वो कुछ से एक बार ढीला पड़ा है, ठंडा पड़ा है। तो यहाँ अब टेम्परेचर भी 39 तक आ चला है। तो गर्मी भी अब थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें नेताओं के जनसंपर्क अभियान की तो संजीव बेनीवाल झांसल ग्राम पंचायत में आज जनसंपर्क अभियान करते हुए देखे गए। कल गोगामेड़ी में मंदिर में चादर भी चढ़ाई और गोगामेड़ी पंचायत में जनसंपर्क अभियान किया। बलवान पुनिया की बात करें तो रामगढ़ में उनका स्वागत सत्कार था, वो भी अब जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से लग चुके हैं। जयदीप टूडी भी दोस्तों मुंदड़िया बड़ा हो छोटा हो या फिर जिगासरी बड़ी, डूंगर सिंहपुरा, रामसरा, इन गाँवों में जनसंपर्क अभियान ताबड़तोड़ करते हुए दिखाई दिए जयदीप टूडी भी। एसपी सिंह की बात करें तो कल 7 अगस्त को एसपी सिंह की अनाज मंडी में एक स्वागत सभा है। वो सेरडा के मार्ग से बादरा में प्रवेश करेंगे पहली बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद।
तो कैसी रहती है उनकी सभा, हमारी भी नज़रें रहेगी दोस्तों, इसकी कवरेज भी हम आपको करके दिखाएंगे। और दोस्तों बात करें प्रदेश की राजनीति की, तो कांग्रेस से टिकटें सितंबर के दूसरे हफ्ते तक लगभग 100 के करीब सीटें, 200 से 100 सीटें पर जो है टिकटों के उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ये क्लियर कर चुकी है, जो मजबूत स्थिति में है वो, और लगभग जो 2-3 बार हार चुके हैं कांग्रेस वो सीटें, उन सीटों पर भी उम्मीदवार तय करने की बातें की जा रही है। इसमें भादरा भी शामिल है दोस्तों। 1998 में कांग्रेस जीती थी भादरा में, आपको याद होगा, संजीव बेनीवाल ने ही भादरा में कांग्रेस को अंतिम बार जीत दिलवाई थी। उसके बाद में कांग्रेस की सीट यहाँ जीतने के लिए अकाल पड़ा हुआ है, और भाजपा 2013 में यहाँ अपना खाता खोल चुकी है। इस बार देखने वाली बात है क्या होगा। तो दोस्तों अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का इंटरनल सर्वे हो चुका है दोस्तों, और रिपोर्ट भी बड़ी चौंकाने वाली है। आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया इस चेहरे के बगैर कांग्रेस की चुनौती से पार नहीं पा सकती भाजपा, ये इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट आई है भाजपा की। तो यहाँ चिंता बढ़ाने वाली बात है भाजपा के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कवायद थी। जैसा कि कर्नाटक में भाजपा भुगत चुकी है और हिमाचल में भाजपा भुगत चुकी है, अगर यहाँ भी इस प्रकार से भाजपा की नीति रही तो भाजपा को राजस्थान में भी मुंह की खानी पड़ेगी, और यहाँ भी कांग्रेस बाजी मार सकती है। तो कुल मिला के एंटी इनकम्बेंसी गहलोत सरकार के विरुद्ध बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पहले से ही है, और वसुंधरा को अगर दरकिनार करके, जैसा कि सर्वे में आया है, ये रिस्क भाजपा लेती है तो भाजपा का यहाँ आना मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों पार्टी तय करती है टिकटें, लेकिन जो 15 चेहरे पार्टी में टिकटों को तय करेंगे उनमें वसुंधरा राजे का नाम है, प्रमुखता के साथ है, सर्वप्रथम उनका नाम ही है। इसके अलावा दोस्तों 2-3 मंत्री और सांसद भी इस सूची में हो सकते हैं। वसुंधरा के अलावा सीपी जोशी होंगे, कतई संदेह नहीं, और राजेंद्र राठौड़ होंगे, इसमें भी कतई संदेह नहीं। अर्जुन राम मेघवाल होंगे, इसमें भी कतई संदेह नहीं, और गजेंद्र सिंह बन्ना चौहान भी, गजेंद्र सिंह भी होंगे, इसमें भी कतई शक नहीं। लेकिन सतीश पूनिया भी हो सकते हैं, 15 कोर कमेटी एक प्रकार से जो होगी उसके मेंबर। तो ये प्रमुख 6 नाम मानकर हम चल सकते हैं। शेष कुछ सांसद या फिर मंत्री के नाम भी हो सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन आज 6 दिसंबर को क्या, अगस्त को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसके ऊपर हम आपको जल्दी से बताएं। तो हिरोशिमा पर आज ही के दिन 1945 को विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम लिटिल बॉय के नाम से डाला गया था अमेरिका द्वारा जापान के इस शहर पर, हिरोशिमा पर, और विनाश लीला हुई थी दोस्तों। 80,000 लोग यहाँ मरे थे, 35,000 से अधिक घायल हुए थे। बहुत वर्ष लगे थे वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे थे। और 1986 को भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था दोस्तों। इसके अलावा आज रविवार है, अधिकांश मंडियों में भाव नहीं होते, लेकिन नॉन मंडी का भाव आपको जरूर बताएंगे। ग्वार के भाव 5815, तारामीरा के भाव 5251, चना के भाव 5123, जबकि सरसों 5601, अरंडी के भाव 6405, मूंग के भाव 6600 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम रहा है दोस्तों आज 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर लगभग, और देर शाम तक भी 38 डिग्री टेम्परेचर, 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, और 70 से 80% बादल भी छाने की रात्रि भर उम्मीद है। 7 अगस्त को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 30 से 35 सुबह, जबकि 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा कल दिन में मैक्सिमम, और 35 से 38 देर शाम को रहेगा। 25 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी तेज, और लगभग 50 से 60-70% बादल आसमान में छाए रहेंगे रात्रि तक अलग अलग हिस्से में। बीच में मौसम साफ भी होगा, दिन में करारी धूप भी होगी, और बरसात की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।